शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 कूलम्स लॉ उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके पहले लेक्चर में आप लोग सुन चुके हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है इसकी हमने 3 हेडिंग को कवर कर चुके। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले स्टार्ट पे इसकी लिखनी है और इसमें हमने ये लिखना कि चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसने 1785 के अंदर ये लॉ पेश किया था। स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि टेक्स्ट बुक पे बाकायदा बॉक्स बना के लिखी हुई है। फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकल फॉर्म जिसको हमने ये शेप दी है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। आज हम इसका पार्ट 2 लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हेडिंग वाइज अगर हम बात करें तो इससे जो नेक्स्ट हेडिंग हम बात करेंगे वो है जी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सपोज दैट आपके पास ये 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q2, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम R से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो म्यूचुअल फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बात कर चुके हैं कि हम कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं। लेकिन इस कूलम्स लॉ की इस फोर्स को हम नाम देते हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये होगा कि जैसा आपको पता है कि Q1 इसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो बदले में Q2 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाली फोर्स Q1 की लगाई जाने वाली है या Q2 की, यहाँ क्लियरेंस नहीं है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है उसको हम अलहदा इंडिकेट करें और Q2 जो वापस Q1 पे फोर्स लगाता है उसको अगर हम अलहदा शो करें तो इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, तो हम लिखते हैं जी फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, यानी Q1 पे फोर्स लग रही है और Q2 इस पे लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है इसको हम सिंबल दे रहे हैं F12 का। अब ये सिंबल भी आप लोगों ने याद रखना है बच्चों के, अगर आप फोर्स के साथ 1 2 लिख रहे हैं तो इसमें 1 यानी जिसका जिक्र पहले है उस पे फोर्स लग रही है और जिसका जिक्र बाद में यानी 2 वो फोर्स लगा रहा है। तो F12 को हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास वही कूलम्स लॉ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। और चूंकि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस फोर्स पे एरो लगाओगे और सेम इसी नाम का एक R12 हैट यानी यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर दोगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन बताने के लिए है, मीन R12 हैट इस F12 फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब सवाल ये है कि वो फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी, यानी हमने कहा जी R12 F12 की डायरेक्शन बताएगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो इसका भी जवाब आप सुन लें कि ये जो Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन में हम फोर्स को मानते हैं। तो यूं कह लें जी ये फोर्स F12 है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा उनको ये तो बताना होता है कि R12 हैट जो है ये F12 की डायरेक्शन बताएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि R12 की डायरेक्शन है किधर को। तो आपने कहना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन की डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। सिमिलरली जैसे आपने फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 लिखा है, सिमिलरली अगर हम ऐसे लिख दें जी फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, यानी अब अगर हम Q2 पे लगने वाली फोर्स जो कि Q1 उस पे लगा रहा उसको लेबल करें तो उसको ऐसे लिखेंगे जी F21, और यूँ इसका आंसर आएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r² और साथ R21 हैट। अब जब हम फोर्सेस को इस तरह से 1 2 और 2 1 की शक्ल में लिखेंगे दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और यहाँ भी यही याद रखिएगा कि R21 हैट F21 की डायरेक्शन बताएगा और ये फोर्स भी Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगा। और जैसा आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे, यानी F12 और F21 ये बराबर होंगे, लेकिन
ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी F12 हमेशा F21 के बराबर होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात बच्चों याद रखिएगा कि अगर दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर हो फिर तो ये फोर्सेस बराबर होंगी, लेकिन अगर दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी है तो फिर भी F12 और F21 की मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगी। और उसकी रीज़न आपको यहाँ से मिलेगी कि F12 अगर F12 सिर्फ Q2 के प्रोपोर्शनल होता तो यहाँ फोर्स का जवाब और आना था, और 2-1 सिर्फ 1 के प्रोपोर्शनल होता तो यहाँ जवाब और निकलना था। लेकिन F12 कैलकुलेट करते हुए भी Q1 Q2 का प्रोडक्ट आपने यूज़ करना है। अब भले ये बराबर हो या ना बराबर हो, जो प्रोडक्ट इसमें यूज़ होना है वही प्रोडक्ट इसमें यूज़ होना है, तो जो आंसर F12 का आएगा वही आंसर F21 का भी आएगा। तो ये सब स्टूडेंट्स ने इसको ध्यान से याद रखना है कि चार्जेस अगर बराबर हों या ना बराबर हों तो न्यूटन थर्ड लॉ कूलम्स लॉ के केस में वैलिड ही रहेगा। फिर अब ये जो बोर्ड पे लिखा है जी, इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं कि ये जो ऐसे लिखेंगे इसको हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं, मतलब ये बाहमी फोर्स है, इसमें 1-2 का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर 1-2 की फोर्स को सेपरेटली शो कर दें दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये चौथी हेडिंग को हमने कवर किया है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। देखिए, दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। ये अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी, ये फैसला फिर चार्जेस की पोलैरिटी पे होगा। अगर दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं तो आप जानते हैं जी फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी। इसलिए अक्सर औकात आप देखोगे फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, जब आपने अट्रैक्टिव फोर्स इंडिकेट करनी होगी तो आप इसी वेक्टर फॉर्म को यूं कह लें जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। चलिए, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही बात कर ले तो आपने इस फोर्स को नेगेटिव साइन से लिखना है, मतलब हम फोर्सेस के अट्रैक्टिव होने को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। और इसी तरह अगर हम फोर्स रिपल्सिव फोर्स बात करें, फॉर रिपल्सिव फोर्स, तो बच्चों रिपल्सिव फोर्स के लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको हम पॉजिटिव साइन से लिखेंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप इस लॉजिक पे अगर समझ पाए तो आपको पता है रिपल्सिव में दोनों के साइन सेम होंगे तो जवाब पॉजिटिव साइन में आएगा, और अट्रैक्टिव होने के लिए दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे तो इसलिए साइन मेंशन करते हुए अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा। और लास्ट पे जाके जो आखिरी हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स, ऑन कूलम्स फोर्स। बच्चों, अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर 1 सुना है, कूलम्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप सुने तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो फोर्स होती है इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो मीडियम डिपेंडेंट है। इट मीन अगर दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो कूलम्स जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और है। और अगर दो चार्जेस के दरमियान आपको मीडियम रख दें तो फिर वहाँ कूलम्स कांस्टेंट का जवाब चेंज हो जाएगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आने से कूलम्स फोर्स को अफेक्ट पड़ता है। वो क्या अफेक्ट है जी, वो आपने देखना है। देखिए, अगर हम फर्ज कर लें कि स्टार्ट पे ना दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस वैक्यूम है, अब हम फोर्स ऐसे लिख रहे हैं जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फिर हमने ऐसा किया कि ये जो दो चार्जेस के दरमियान पहले कोई मीडियम नहीं था, फिर हमने ऐसा किया जी दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान एक इंसुलेटर मीडियम रखा। यहाँ वाज़ेह रहे कि दो चार्जेस के दरमियान हमने जो मीडियम रखना है वो इंसुलेटर होगा, और उस इंसुलेटर मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक का भी नाम देते हैं। तो अगर हम दो मीडियम चार्जेस के दरमियान हम इंसुलेटर प्लेस कर दें तो फिर हमारे पास जो मीडियम वाली फोर्स है वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें अगर फार्मूले आपको दिख रहे हैं और आप देख रहे हैं इसको गौर से, तो फ़र्क आपके सामने है कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है और यहाँ हमने एप्सिलॉन लिखा है। तो एप्सिलॉन नॉट से मुराद क्या होगा, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है और ये उस इंसुलेटर की परमिटिविटी होगी जो आपने एज मीडियम प्लेस करना दोनों चार्जेस के दरमियान। अब यहाँ एक बात एक MCQ में याद रखिएगा कि चाहे वैक्यूम की परमिटिविटी हो या उस मीडियम की परमिटिविटी हो, इनका SI यूनिट सेम होगा। जो आपने एप्सिलॉन नॉट का याद किया है वही एप्सिलॉन का होगा। फिर बुक ने इसको आगे बढ़ाते हुए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, उसको हम नाम दे रहे हैं जी रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी,
इसको हम एप्सिलॉन आर और ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशो होगी। यानी ये जो एप्सिलॉन आर है इसे हम नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी का, और इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम कहते हैं मीडियम परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस परमिटिविटी। अगर हम यहाँ से मीडियम परमिटिविटी कैलकुलेट करना चाहें एप्सिलॉन, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आप यहाँ ला के पुट कर दें। सो हमारे पास एफ मीडियम का आंसर आएगा, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, और इस एप्सिलॉन की जगह हम पुट कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें कि 1/एप्सिलॉन आर को सेपरेट कर दें, तो अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एफ मीडियम 1/एप्सिलॉन आर, और ये सारा आंसर एफ वैक्यूम को ज़ाहिर करेगा। यानी हम अगर मीडियम और वैक्यूम फोर्स को आपस में रिलेट करें तो ये आंसर बना कि एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ वैक्यूम। अब यहाँ से फैसला हमने करना है कि मीडियम आने से फोर्स बढ़ गई है कि कम हो गई है। उसके लिए आपको याद रखना होगा कि ये जो एप्सिलॉन आर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसकी वैल्यू अगर आप किसी भी मीडियम को लेके कैलकुलेट करोगे तो हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये बोर्ड में एक बार एमसीक्यू भी आ चुका है कि ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपने याद रखना है ग्रेटर दैन 1। जो बुक के लफ्ज़ थे जो बोर्ड पे पूछे गए थे वो थे ग्रेटर दैन यूनिटी। यूनिटी आपको पता 1 को कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पक्की बात है कि मीडियम आने से जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी वैक्यूम फोर्स से। तो ये है जी हमारी फाइनल बात, जहां से हम क्लोज करेंगे कूलम्स लॉ को। मतलब जब भी दो चार्जेस के दरमियान को इंसुलेटर मीडियम रखा जाएगा तो कूलम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस होगी, ये एप्सिलॉन आर टाइम रिड्यूस होगी, और जैसा जितना किसी मीडियम का होगा उसके हिसाब से फैसला होगा। अब एप्सिलॉन आर को हम कंक्लूड करते हैं इस बात पे। याद रखिएगा बच्चों के एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता। मैंने अभी बोला है कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इनका सेम यूनिट होता है, लेकिन एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता। इस लिहाज से आप लोग इस एमसीक्यू को भी क्लियर रखेंगे। और आखिरी बात, एक ना टेबल बना है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से कूलम्स लॉ पढ़ोगे तो एक साइड टेबल बना है जिसमें डिफरेंट मीडियम के एप्सिलॉन आर लिखे हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहली 2 वैल्यू यानी फ्री स्पेस की और हवा एयर का जो एप्सिलॉन आर आपको गिवन है उसे आप याद कर लें, वो बोर्ड में एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है। दैट्स ऑल।